हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे पादपों में जल के मार्ग के बारे में। ये जो जल का मार्ग है इसे हम पार्श्वीय प्रवाह भी कहते हैं। पादपों में जल का मार्ग ये टॉपिक समझने के लिए आप पहले पिछली वीडियो के बारे में डिस्कस कीजिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि भाई जो जल होता है वो मूल रोमों से अवशोषित होता है। मूल रोम से होकर जड़ और जड़ से होकर के वो जाइलम के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो मूल रोम से जाइलम तक जल का जो प्रवाह होता है उसे हम पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? इसी पार्श्वीय प्रवाह के मार्ग हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। देखिए, पार्श्वीय प्रवाह के अपने पास में 3 मार्ग होते हैं। कौन कौन से 3 मार्ग हैं, पहले उनका नाम आप देखिए। मैंने यहाँ नाम लिख रखा है इनका। देखिए, पहला मार्ग है एपोप्लास्ट पथ, जिसे हम अपलवक मार्ग भी कहते हैं। दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ, संलवक मार्ग। और तीसरा होता है रसधानीय पथ, जिसे हम रिक्तकीय पथ भी कहते हैं। बात क्लियर है? तो इन्हीं तीनों पथों के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है। आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपोप्लास्ट पथ, अपलवक पथ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपोप्लास्ट पथ के बारे में। तो एपोप्लास्ट पथ क्या होता है, इसके अंदर जल का प्रवाह कैसे होता है, ये चीज़ अपने को समझनी है। देखिए, एपोप्लास्ट पथ के अंदर क्या होता है, जो जल है मूल रोमों से जाइलम तक पहुंचना है। मूल रोम से लेकर जाइलम तक बहुत सारी कोशिकाएं बीच में आती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हों। तो एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। एपोप्लास्ट में जो जल का प्रवाह होता है, ध्यान से समझना बच्चों, एपोप्लास्ट में जल का प्रवाह या तो सेल वॉल के थ्रू होगा। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से होते हुए, या फिर इसके कुछ अंतरावकाश होते हैं। अंतरावकाश का मतलब होता है, जैसे मान लो बच्चों ये 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों के बीच में जो एक गैप है ये पूरा क्या है, अंतरावकाश है। क्लियर है? तो या तो जब जल का प्रवाह कोशिका भित्ति से, कोशिका भित्ति अधिकांशतः निर्जीव होती है, आप ये ध्यान रखें, तो हम कह सकते हैं निर्जीव कोशिका भित्ति से या अंतराकोशिकीय अवकाशों से जब जल का प्रवाह होता है तो उसे हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। इसके अंदर आपके 2 कोशिकाओं की परस्पर जुड़ी हुई सेल वॉल आती हैं, अंतराकोशिकीय स्थान आते हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ आदि आती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए पहले एक बार समझ लीजिए, इसके बाद डायग्राम देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो जल होता है ना तो किसी मेम्ब्रेन को पार करता है और ना ही कोशिका द्रव्य को पार करता है। जो मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। ना तो किसी मेम्ब्रेन या झिल्ली को पार करता है और ना ही कोशिका द्रव्य को पार करता है। तो इसे हम निर्जीव पथ कहते हैं। कौन सा पथ? निर्जीव पथ कहते हैं। इसमें बाधा नहीं आती है, कोई भी रुकावट जल के प्रवाह में इसमें नहीं होती है। तो अधिकांश जो जल का प्रवाह होता है वो इसी विधि द्वारा होता है। अधिकांश पौधों में एपोप्लास्ट पथ द्वारा ही जल का प्रवाह होता है। बात क्लियर है बच्चों? देखिए, एपोप्लास्ट पथ अब आपको डायग्राम से समझना है। डायग्राम से देखिए, यहाँ पर मैंने एपोप्लास्ट के लिए ऐसा चिन्ह बना रखा है, तो ऐसा चिन्ह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, ये रहा। तो ये जो पथ है ना, इस तरह से ऐसे, ये जो पथ होगा ये आपका कहलाएगा एपोप्लास्ट पथ। नीचे भी हो सकता है इसी तरह से। ऐसा जो पथ होगा ये आपका एपोप्लास्ट पथ कहलाएगा। देखिए किससे हो रहा है, कोशिका भित्ति से हो रहा है। अगर अंतराकोशिकीय अवकाशों में देखें तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई, इस तरह से जल का प्रवाह हो। ठीक है, तो पहला पथ आपका क्लियर होता है। इसी पथ को हम पारकला पथ भी कहते हैं। पारकला पथ, ट्रांस मेम्ब्रेन पथवे, ट्रांस मेम्ब्रेन
पथवे हम इसको कहते हैं। तो पहला आपका क्लियर हुआ। सेकंड हम बात करते हैं संलवक पथ की। देखिए संलवक पथ क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संलवक या सिंप्लास्ट पथ। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य से प्रवाह होगा इसके अंदर। जो मैं कह रहा हूँ उसकी एक एक बात को आप सुनते जाइए, समझते जाइए। इसमें जल का प्रवाह किससे होता है, कोशिका द्रव्य से होता है। ऊपर वाले में किससे हुआ था, कोशिका भित्ति से, इसमें कोशिका द्रव्य से। डायग्राम से समझिए। सिंप्लास्ट के लिए मैंने ऐसा चिन्ह बना रखा है, देखिए ऐसा चिन्ह कहाँ पर है, ये रहा, ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य से होते हुए जब जल का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं सिंप्लास्ट पथ। सिंप्लास्ट पथ में क्योंकि कोशिका द्रव्य से हो रहा है और कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी रुकावटें होती हैं, कोशिकांग होते हैं, वो रुकावट डालते हैं, और भी कई प्रकार की बाधाएं इसके अंदर उत्पन्न होती हैं। तो इस पथ में जो जल की गति है वो धीमी होती है और इसमें बाधाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सर्वाधिक प्रतिरोध वाला मार्ग हम इसको कहते हैं। इसके बाद में एक और बात आपको इसकी जाननी है कि ये जो सिंप्लास्ट पथ है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी ये आगे बढ़ेगा। क्लियर है, दो पथ यहाँ पर आपके क्लियर हुए। तीसरा जो पथ है वो है बच्चों रसधानीय पथ, रिक्तकीय पथ। रिक्तकीय पथ के अंदर क्या होता है, देखिए बच्चों डायरेक्ट आप इसे चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये मैंने बना रखी है रिक्तिका, ये भी रिक्तिका है, तो हर कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है। इसमें क्या होता है, रिक्तिकाओं से होकर के ये क्या है, टोनोप्लास्ट है। देखिए ये जो झिल्ली है रिक्तिका की, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट से होकर के रिक्तिका में जल प्रवेश करेगा, फिर इससे बाहर निकलेगा टोनोप्लास्ट से होते हुए, फिर टोनोप्लास्ट से होते हुए फिर प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से जब टोनोप्लास्ट और रिक्तिका या रसधानी के द्वारा जल का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं रसधानीय पथ या रिक्तकीय पथ। ये तीनों पथ हैं, तीनों पथ ही आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। इस पथ में भी बाधाएं आती हैं और इसमें रुकावटें भी आती हैं और इसमें भी ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि ऊर्जा इसमें खर्च होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके ये तीनों पथ क्लियर होते हैं। एक बार डायग्राम से तीनों को समझ लेते हैं। देखिए जब कोशिका भित्ति या अंतराकोशिकीय अवकाशों से हो तो उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट पथ। जब कोशिका द्रव्य से हो जल का प्रवाह तो उसे हम कहते हैं सिंप्लास्ट पथ, और जब रिक्तिका और टोनोप्लास्ट से हो तो उसे हम कहते हैं रसधानीय पथ। तीनों ही आपको याद रखने हैं। मूल रोम से लेकर जाइलम तक का जो प्रवाह होता है जल का वो पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है, लेटरल फ्लो कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो तीनों पथ आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम जल अवशोषण की क्रियाविधि और उसके मार्गों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कुछ कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं, जिनमें प्राप्य मृदा जल, यानी कि कितना जल मृदा से पौधों को प्राप्त होता है, मृदा वातन, मृदा में वायु कितनी है, तापमान, और मृदा विलयन की सांद्रता, मतलब मृदा में जो खनिज लवण मिले हुए हैं मृदा जल में उनकी सांद्रता कितनी है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राप्य मृदा जल। देखिए प्राप्य मृदा जल, प्राप्य मृदा जल का सीधा सीधा मतलब है कि कितना मृदा जल पौधों के लिए प्राप्त होता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे बच्चों, देखिए जल की मात्रा अगर पौधों को प्राप्त हो रही है तो उसकी जो सांद्रता है, जो मात्रा है, वो एक विशेष क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए, और वो क्षेत्र कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे जल धारण क्षमता। दो शब्द यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जल धारण क्षमता, और एक दूसरा शब्द है स्थायी मिलानी प्रतिशतता। स्थायी मिलानी प्रतिशतता, ठीक है। तो जब मृदा में जल की मात्रा जल धारण क्षमता के अंदर हो और स्थायी मिलानी प्रतिशतता के क्षेत्र में हो, अगर इनसे कम है तो जल अवशोषित पौधे नहीं करेंगे। कम से कम इतनी तो जल की मात्रा पौधों के लिए मृदा में होनी चाहिए। अगर इनके क्षेत्र में होती है तो उसको हम कहते हैं प्राप्य मृदा जल। सीधा सीधा मतलब आप समझिए, जो जल पौधों को प्राप्त होता है उसकी मात्रा कहलाती है प्राप्य मृदा जल।
अगर प्राप्य मृदा जल ठीक ठाक है, अच्छी मात्रा में, तो अच्छा जल अवशोषण होगा। अगर नहीं है तो भाई कम जल अवशोषण होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों को समझिए, जल धारण क्षमता और स्थायी मिलानी प्रतिशतता। सिंपल सा फंडा है। जल धारण क्षमता का मतलब है कि जब बरसात होती है तो मृदा जल को अवशोषित किया जाता है, धीमी वर्षा के अंदर वो मृदा जल बनता है। तो मृदा जल गुरुत्व बल के बाद, यानी कि जब मृदा जल पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो मृदा जल नीचे की तरफ आता है, जो गुरुत्वीय जल में बदल जाता है। तो गुरुत्वीय जल के बाद में जो जल मृदा में शेष बचता है वो जल कहलाता है जल धारण क्षमता। यानी कि उस मृदा की क्षमता है कि वो कितना जल अवशोषित या ग्रहण करके रख सकती है। आप समझ गए होंगे जल धारण क्षमता क्या होती है। गुरुत्वीय बल के बल द्वारा निष्कासन के बाद में जो जल मृदा में शेष बचता है उसे हम मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। स्थायी मिलानी प्रतिशतता का मतलब क्या है। सिंपल सा फंडा है। स्थायी मानी पूरी तरह से दोबारा लौटने ना वाली, और मिलानी का मतलब होता है बच्चों मुरझाना। मिलानी का मतलब क्या होता है, मुरझाना। प्रतिशतता मतलब मात्रा। तो स्थायी मिलानी प्रतिशतता का मतलब है कि मिट्टी में कोई पौधा लगा हुआ है, तो जिस मिट्टी में पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी में जल की वह मात्रा जिस पर पौधे की पत्तियां पहली बार स्थायी रूप से मुरझा जाती हैं, यानी कि एक बार मुरझा के तो वो टूट जाएगी, सूख के मर जाएगी, लेकिन दोबारा से वो नई पत्ती के रूप में नहीं बन सकती हैं। तो वो स्थिति कहलाती है आपकी स्थायी मिलानी प्रतिशतता। यानी कि एक निश्चित सांद्रता या मात्रा पानी की जिस पर पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं स्थायी रूप से पहली बार, तो उसे हम कहते हैं स्थायी मिलानी प्रतिशतता। बात क्लियर है। सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं बच्चों मृदावातन। सेकंड टॉपिक है मृदावातन। मृदावातन का मतलब है मिट्टी में वायु का होना। तो मिट्टी में वायु की मात्रा जितनी अधिक होगी जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि कुछ मिट्टी जो होती है पोली होती है। आप जानते हो खेतों में जब हम कुछ बोते हैं तो उससे पहले मिट्टी को पोला किया जाता है, उल्टा पलटा जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर हवा अच्छी तरह से मिल जाती है। तो जितनी ज़्यादा वायु होगी मिट्टी के अंदर उतना ज़्यादा जल अवशोषण होगा। तो जल अवशोषण को बढ़ाने के लिए मृदावातन अच्छा होना चाहिए। थर्ड जो टॉपिक है वो है तापमान। तापमान का भी सिंपल सा फंडा है कि अगर मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो जल अवशोषण अधिकतम होगा, जल अवशोषण उच्च होगा। यानी कि सर्वाधिक जल अवशोषण होता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगर 20 से कम है और 30 से ज़्यादा है तो जल अवशोषण की दर घट जाएगी, जल अवशोषण की दर घट जाती है। क्लियर है। 20 से अगर कम होता है तो भाई पौधों की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए वो अवशोषित नहीं कर पाते। और 30 से अगर ज़्यादा होता है तो मिट्टी में से जल पौधों तक पहुंचने से पहले बाष्पीकृत हो जाता है, तो जल अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। आप समझ गए होंगे। 20 से 30 डिग्री का सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए जल अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मृदा विलयन की सांद्रता। क्या टॉपिक है, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जितने भी खनिज लवण अवशोषित करते हैं वो जल के माध्यम से करते हैं। मतलब जल के अंदर खनिज लवणों का विलयन बन जाता है, उसी विलयन को पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अगर उस विलयन में खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने की वजह से जल अवशोषण की मात्रा जो है कम हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती ले सकते हैं जल अवशोषण। अगर मृदा विलयन की सांद्रता कम है तो जल अवशोषण ज़्यादा होगा। अगर मृदा विलयन की सांद्रता आवश्यकता से अधिक है तो जल अवशोषण की दर धीरे धीरे कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। तो यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। कोई इसमें अगर आपको डाउट आता है तो आप उनको क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखें या फिर सर के नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, वो नेक्स्ट टॉपिक है। एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने जल के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, जल के प्रकार पढ़े कि भाई मृदा जल होता है और अपवाहित जल होता है। अपवाहित जल वो होता है जो बह जाता है, मृदा जल को अवशोषित किया जाता है। मृदा जल में भी केशिकीय जल है जो पौधों को प्राप्त होता है। फिर हमने जल अवशोषण के अंग पढ़े। निम्न इस श्रेणी के पौधे में कोई विशेष अंग नहीं होता, पूरा शरीर काम करता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स होते हैं और उच्च श्रेणी के पादपों में मूल तंत्र होता है। मूल तंत्र के भाग होते हैं तरुण भाग और परिपक्व क्षेत्र। तरुण भाग के अंदर आपने मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण और वृद्धि क्षेत्र पढ़ा। इसके बाद में मूल रोम क्षेत्र आता है। मूल रोम क्षेत्र में मूल होते हैं, मूल रोम होते हैं। उन्हीं मूल रोमों से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो मूल रोमों से जल का अवशोषण होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, आपका जाइलम के पास जाएगा। इसके लिए आपको मैंने 2 प्रोसेस बताई थी जो कि क्रैमर के अनुसार थी, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। इनकी क्रियाविधि आपने देखी। सक्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमने आज का टॉपिक चालू किया जो कि था पादपों में जल का मार्ग, जिसके अंदर आपने 3 प्रकार के मार्ग पढ़े और इसके कारक पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर अधिकांश रूप से कंप्लीट हो चुका है। केवल इसका एक टॉपिक बचा है, उसे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप यहाँ तक का काम कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।